बच्चों, इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। बात आती है कि म्यूटेशन और जेनेटिक कोड आपस में कैसे कनेक्टेड है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एनसीईआरटी ने हमें रेफरेंस चैप्टर नंबर 5 का दिया है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब हम जीन की बात करते हैं तो जीन बेसिकली होता क्या है, डीएनए होता है। हम कहते हैं कि जो डीएनए है बेटा वो डबल स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने कहा कि ये थर्ड एंड है इसका, ये फिफ्थ, इसको फिफ्थ और थर्ड करते हैं। ऊपर वाले को कोडिंग बनाएंगे, नीचे वाले को टेम्पलेट बनाएंगे, ताकि नीचे स्पेस अच्छा बच जाए हमारे पास। तो आप बताएं कि भाई जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डीएनए है, ऊपर वाला जो स्टैंड है बेटा वो कोडिंग स्टैंड में बता देता हूँ, और नीचे वाला जो है बच्चे मैं इसको टेम्पलेट बता देता हूँ। ठीक है, इसी टेम्पलेट से आगे बनना है किसको, बताओ, आरएनए को। अब आप बताइए कि आरएनए मान लेते हैं हम एमआरएनए है। इस एमआरएनए में जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होगा, उस एक तीन न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम जेनेटिक कोड कहेंगे। सही है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि भाई अगर म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन किस में होगा, आरएनए में या डीएनए में? तो आप बताइए, म्यूटेशन डीएनए में होता है, चेंज डीएनए में आता है, उसकी वजह से आरएनए में चेंज आएगा। ये आपको समझना होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि म्यूटेशन आरएनए का नहीं बताना, म्यूटेशन आपको किसका बताना है, डीएनए का। डीएनए में कोई चेंज आ गया, डीएनए में अगर म्यूटेशन हो गया तो वो, हाँ, आरएनए में भी चेंज आ जाएगा। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो। मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि यहां से अगर बीच में से कोई पार्ट डिलीट हो जाए तो एमआरएनए उतना पार्ट बनेगा ही नहीं, तो चेंज आ जाएगा लार्ज स्केल पे। लेकिन एनसीईआरटी ने जो यहां पर फोकस किया है म्यूटेशन और जेनेटिक कोड वाले पोर्शन में, यहां एनसीईआरटी ने फोकस किया है बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन पर। मैं आपको क्लियर करूं, इस टॉपिक में एनसीईआरटी ने बेसिकली जो फोकस किया है वो किस पर किया है, हाँ, पॉइंट म्यूटेशन पर। मैं आपको इसको भी समझाता हूं। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल दिया है सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप जब पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ने को मिलता है बच्चे पीओआई वाले चैप्टर के अंदर। जब पीओआई वाले चैप्टर में इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, जिसको कि हम कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, तो एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए का जैसे मैं बताऊं कि ये 5 स्टैंड, ये 3 स्टैंड, ये 3 स्टैंड, ये 5 स्टैंड। तो ऊपर वाला स्टैंड कोडिंग है और नीचे वाला टेम्पलेट है। तो आप बताइए कि जब नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल आरबीसी बनती हैं, तो उस टाइम पे सीक्वेंस हमें दी गई है, कोडिंग में है GAG, तो इधर आएगी CTC, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। अब उन्होंने कहा कि जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आगे बनाएगा किसको, तो हम कहते हैं ये टेम्पलेट आगे एमआरएनए को बनाएगा। और एमआरएनए में जो सीक्वेंस आएगी आपके पास 5 स्टैंड टू, हाँ, 3 प्राइम, तो आप बताएंगे वो आएगी G, फिर T के साथ A, फिर C के साथ G, GAG। और इससे जो अमीनो एसिड कोड होगा उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये है, बोलो, नॉर्मल केस। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये नॉर्मल केस है कि आरबीसी नॉर्मल बनेगी, आरबीसी नॉर्मल बनेगी। लेकिन अब अगर कहानी थोड़ी बदल दी जाए, और कहानी बदल के क्या किया जाएगा कि भाई जो स्टेटमेंट आपके पास ये है नॉर्मल वाली, आप इसी डायग्राम को थोड़ा सा आप तरीके से पढ़ के देखिए। एनसीईआरटी में देखेंगे आप, ये डीएनए है हमारे पास, ठीक है, ये इसका कौन सा प्राइम 3, ये 5 3 और ये 3 5। अब आप बताएंगे कि यहां जो GAG और CTC था, GAG और इधर CTC था, इसमें और उस डायग्राम में कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है? तो बच्चा कहता है नहीं, हमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा। हुआ क्या है, हुआ केवल इतना है कि भाई यहां जो A था वो T, और जो T था वो A, जो क्या था, T था, वो क्या हो गया A, और जो A था वो क्या हो गया T। ऐसे आपको समझना है। GAG, इधर GT लिख दिया मैंने, AGG लिखना था। ठीक है, अब आप बताएंगे कि भाई कंडीशन वही है, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सेम टू सेम। बस क्या हुआ है कि T की जगह A और A की जगह T आ गया।
केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड में फर्क पड़ा, एक न्यूक्लियोटाइड में फर्क होने की वजह से आप बताइए ये सीक्वेंस जो एमआरएनए की है ये भी बदल गई। यहां सीटीसी के साथ बन रहा था जीएजी, लेकिन अब बनेगा जीयूजी, क्योंकि ए के साथ यू बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और आप बताएंगे कि यहां जो अमीनो एसिड बनेगा वो ग्लूटामिक एसिड नहीं, अब क्या बनेगा, वेलिन बनेगा। और आप बताइए कि यहां अब आरबीसी जो है बच्चे वो सिकल सेल हो जाएंगे, सिकल शेप हो जाएंगे, तो डिजीज कॉज हो गया। तो आप बताइए कि पर्टिकुलर अगर एक नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज आता है, एक नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड में भी अगर चेंज आता है, तो आप बताएंगे कि भाई आगे की जो प्रोटीन चेन होती है उसमें भी चेंज आ जाता है। सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि म्यूटेशन के दौरान जो चेंज आया है वो चेंज किस में आया है। हाँ, आप ये याद रखिएगा, चेंज डीएनए में। बच्चा क्या करता है सिकल सेल एनीमिया में याद कर लेता है, अच्छा एमआरएनए बदल गया इसलिए ऐसा हो। भाई एमआरएनए नहीं बदल गया, आप बताओ डीएनए बदल गया है, जीन बदल गया है, इसलिए एमआरएनए बदल गया। एमआरएनए बदल गया है इसलिए डीएनए नहीं बदला, डीएनए बदल गया है इसलिए एमआरएनए बदल गया। ये आपको याद करनी है बात, जो कि बच्चा क्या जल्दबाजी में याद नहीं करता। वो जल्दबाजी में बस ये सीक्वेंस याद करके चला जाता है एमआरएनए वाली, आपको सीक्वेंस डीएनए वाली याद करनी है, ये ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा। आप बताइए कि भाई सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। हम कहते हैं सिकल शेप हो जाती है सेल, ठीक है, क्यों हो जाती है, क्योंकि जी ग्लूटामिक एसिड पे कौन आ जाता है जगह पे, वेलिन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि एमआरएनए में चेंज आ गया। एमआरएनए में चेंज क्यों आ गया, आप जड़ पकड़ो ना, जड़ ये है कि क्योंकि डीएनए में चेंज आ गया। तो म्यूटेशन मतलब होता है बच्चे जीन में चेंज आना, डीएनए में चेंज आना। आप ये मत समझिएगा कि भाई म्यूटेशन का मतलब हम केवल यहां पर ये समझ के चल रहे हैं कि क्या बदल गया है। हाँ, आरएनए या अमीनो एसिड को मत याद करो, आप याद करो कि डीएनए चेंज हो गया इसलिए ऐसा हुआ है। अब आप बताइए कि अगर एक नाइट्रोजन बेस में चेंज आता है तो आगे की पूरी कहानी बदल सकती है। इसको मैं समझाता हूं आपको कि कैसे होता है। एनसीईआरटी ने हमें एक एग्जांपल देके ये बात समझाई। राम हैज रेड कैप, एनसीईआरटी ने हमें एक स्टेटमेंट लिख के दी कि राम हैज रेड कैप। राम हैज रेड कैप में अगर आप देखेंगे तो टोटल तीन 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 के 4 सेट हैं। एनसीईआरटी कह रही है आपके पास मान लो जेनेटिक कोड है राम हैज रेड कैप। तो अगर आपसे कोडॉन पूछे जाए तो 1 2 3 और 4 कोडॉन है। अगर इसमें हम हैज और रेड के बीच में एक और जेनेटिक कोड ऐड कर दें, मतलब एडिशन और डिलीशन दोनों ही म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का कॉज है। अगर यहां मैं क्या कर दूं, ऐड, ठीक है, और ऐड क्या किया है बोलो, बी। तो एनसीईआरटी लिखती है राम हैज BRE, बी ऐड कर दिया ना हमने, तो BREDCAP। तो आप बताइए राम सही है, हैज सही है, मतलब जहां एडिशन हुआ है उससे आगे की सीक्वेंस देखो बदल गई है कोड्स की, वो कोड नहीं रहे। इसका मतलब जिस जगह पे एडिशन होता है उससे आगे की, भाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलते हैं ना, 3 प्राइम की तरफ पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई है। फिर एनसीईआरटी ने कहा कि अब आप ऐड कर दो बी के साथ IB, तो सीक्वेंस बन गई राम हैज BIREDCAP। तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन बेस और ऐड हुआ तो बताओगे कि ये सीक्वेंस फिर आगे की देखो आप फिर बदल गई है। फिर एनसीईआरटी ने कहा कि अब आप यहां ऐड कर दो BI के साथ G, तो स्टेटमेंट बन गई, बोलो राम हैज बिग रेड कैप। अब मजे की बात देखो आप, एनसीईआरटी जो समझाना चाह रही है उस बात को आप समझिए। अगर आप इस स्टेटमेंट में, ये नॉर्मल था, इसमें अगर आप एक नाइट्रोजन बेस को ऐड करते हैं तो आगे की पूरी सीक्वेंस तहस नहस होती है, बिल्कुल होती है। एक या दो अगर ऐड करते हैं तो भी सीक्वेंस चेंज होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर आप 3 कोडॉन एक साथ किसी पॉइंट पर ऐड कर देते हैं, 3 कोडॉन एक साथ किसी, हाँ, पॉइंट पर ऐड कर देते हैं, तो आप बताइए कि जो आगे वाले जो होते हैं ना बच्चे जेनेटिक कोड, वो चेंज तो नहीं होते।
बस बीच में एक नया अमीनो एसिड आपके पास जरूर ऐड हो जाएगा, लेकिन आगे के कोडॉन्स चेंज नहीं होंगे। तो आप बताइए ज्यादा खतरनाक कौन है, एक या दो का ऐड होना या तीन का ऐड होना? तो हम कहते हैं एक या दो का ऐड होना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एक नाइट्रोजन बेस या दो नाइट्रोजन बेस या तीन नाइट्रोजन बेस को ऐड कर देते हैं, तो आप बताएंगे कि आगे का पूरा फ्रेम बदल जाता है बच्चे। इसे हम पॉइंट, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हमने ऐड किया है, तो इसे हम पॉइंट या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। पॉइंट या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से। आपको मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी ने ये बात हमें डिलीशन से भी समझाई है कि आप इसमें से डिलीशन करके भी कर सकते हैं चेंज। भाई जैसे आपने कहा ना कि राम हैज द रेड कैप, बिल्कुल सही बात है, राम हैज द रेड कैप। तो आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो एनसीईआरटी यहां से आर उड़ा देती है, फिर ई उड़ा देती है, फिर डी उड़ा देती है। ऐसे करके इस रेड वाले पोर्शन को उसने उड़ा के भी आपको बताया कि अगर एक डिलीट करेंगे तो भी चेंज आएगा। मतलब एडिशन से नहीं, डिलीशन से भी चेंज आता है। जैसे एनसीईआरटी कह रही है कि आप बताओ कि हमारे पास स्टेटमेंट है राम हैज रेड कैप। अब एनसीईआरटी कह रही है कि डिलीट करो एक को, तो हमने डिलीट किया राम हैज। अब जो रेड था, रेड में से आर हमने डिलीट कर दिया, तो बोलो ई डी सी ए पी। फिर एनसीईआरटी कह रही है एक के अलावा आप दो अगर डिलीट करोगे तो भी, तो आप बताओ राम हैज। अब यहां से ई भी उड़ा दो, तो हो गया डी सी ए और पी, डी सी ए और पी। फिर एनसीईआरटी कह रही है अब यहां से आप तीन उड़ा दो, तो हो जाएगा राम हैज सी ए पी कैप। इसका मतलब स्टेटमेंट का मीनिंग किससे निकल रहा है? एक या दो नाइट्रोजन बेस ऐड करने पर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन तीन को ऐड करने पर या तीन को हटाने पर उतना बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। राम हैज बिग रेड कैप, राम हैज रेड कैप, रेड कैप वाला फील आ रहा है कि लाल मतलब कैप तो है उसके पास। यहां पर भी राम हैज कैप, इसमें से कलर उड़ गया है बस। तो इसका मतलब तीन का एक साथ ऐड या डिलीट होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि हाँ एक या दो का ऐड या डिलीट होना खतरनाक है। ये एनसीईआरटी आपको समझाती है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी अगला टॉपिक हमें पढ़ाती है टीआरएनए, द अडॉप्टर मॉलिक्यूल। मैं आपको क्लियर करूं ये बात, इसके बारे में पहले भी टीआरएनए के बारे में पढ़ा चुका हूं, फिर से बताता हूं आपको टीआरएनए के बारे में, फिर हम ट्रांसलेशन प्रोसेस को शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूं, आप इसको पढ़ते जाइए बच्चे। और म्यूटेशन और जेनेटिक कोड वाला जो टॉपिक है, उसमें एनसीईआरटी कह रही है कि अगर म्यूटेशन डीएनए में होगा तो उसका जेनेटिक कोड भी बदल जाएगा। म्यूटेशन अगर होगा तो उसका जेनेटिक कोड भी बदल जाएगा। इसलिए दोनों साथ में एनसीईआरटी ने समझाए हैं। और फिर उसने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई ऐड होता है क्या नाइट्रोजन बेस या डिलीट होता है, तो उसे पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। एक या दो का डिलीशन ज्यादा खतरनाक है बजाय तीन के डिलीट या ऐड होने से, ठीक है। अब एनसीईआरटी का अगला सीक्वेंस में टॉपिक जो है बच्चे वो है टीआरएनए, ए अडॉप्टर मॉलिक्यूल। ऐसी एनसीईआरटी आपको बता रही है। आपको एक बात समझनी, हम कहते हैं हमारे पास डीएनए है, डीएनए से हमने एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब आप बताइए कि प्रोटीन जो है बच्चे वो अमाइनो एसिड्स की एक सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको हम कहते हैं, अमाइनो एसिड्स की क्या है, ये सीक्वेंस है। कौन? तो हम कहेंगे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, ठीक है जी। तो आप बताइए अमीनो एसिड कौन से जुड़ेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड किसके पास है? तो हम कहते हैं कि भाई एमआरएनए के पास। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाएंगे कहां पर? तो हम कहते हैं राइबोसोम पर। तो आप बताइए कि भैया सीक्वेंस में एमआरएनए जो है वो तो केवल ये बता रहा है कि किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड जुड़ना है। एमआरएनए के पास केवल और केवल क्या है? केवल और केवल इंफॉर्मेशन है। तो आप बताइए अमीनो एसिड तो यहां बाहर पड़े हैं ना बच्चे, रैंडम। अगर आप उन्हें एमआरएनए की इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, तो इन अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाएगा कौन? तो आप बताइए इन अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाने का काम हम दे रहे हैं किसको?
टीआरएनए को। टीआरएनए के साथ ये अमीनो एसिड जुड़ेगा और फिर ये राइबोसोम पर लेकर आएगा, तभी आप ये काम कर पाओगे। तो अडॉप्टर मॉलिक्यूल बोलने का मतलब है कि भाई डीएनए से एमआरएनए केवल इंफॉर्मेशन लेकर आता है, अमीनो एसिड नहीं। उसको ये पता है कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। राइबोसोम वो प्लेस है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस चलेगा। तो अमीनो एसिड, अब देखो, एनसीईआरटी ने यह बात एक साफ शब्दों में मेंशन करी है, क्रिकेट वो सेंट्रल डोगमा के बाद की बात। एनसीईआरटी कह रही है कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन अमीनो एसिड इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं रखते कि वो खुद ही जाके एमआरएनए पे जुड़ जुड़ के कहें कि हाँ भाई मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि भाई कोई अडॉप्टर मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से लेकर आता है और एमआरएनए की इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। इसीलिए हम एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको जानने के बारे में किसके बारे में बताते हैं? टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए के बारे में अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप बताइए कि जब हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ने आपको यह बात बताई भी है कि एनसीईआरटी कह रही है कि अगर आप टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखते हो तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर में आपको टोटल ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे देखने को मिलेगी और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं इसके बारे में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीआरएनए जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें। ये जो है बच्चे, इसे टी साई सी लूप कहते हैं हम। ये जो होता है बच्चे, इसे हम रिकॉग्निशन या एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। इस आर्म का नाम होता है डीएचयू आर्म या लूप। और ये जो है बच्चे, ये एक्सेप्टर आर्म होती है। ये एक्सेप्टर आर्म होती है, ये बात आपको याद करनी है। तो टोटल हम अगर यहां पर आर्म्स की बात करेंगे टीआरएनए में, तो टीआरएनए में टोटल 4 आर्म्स हैं। एक है अडॉप्टर, वेरी गुड। दूसरी है टी साई सी, अडॉप्टर मॉलिक्यूल में एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के साथ कौन है? टी साई सी। टी साई सी के साथ कौन है? डायग्राम में आप देखते जाइए और बोलते जाइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल। अब ना एक बात आपको समझनी है कि भाई ये जो टीआरएनए आपके पास है, ये इसका जैसे मान लो मैं फिफ्थ एंड बना रहा हूं, ये थर्ड एंड बना रहा हूं, तो इधर एक बेस सीक्वेंस रखता हूं CAA। अब मैं इन आर्म्स के बारे में आपको बताता हूं। आप बताना, जो टी साई सी लूप होता है टीआरएनए का, ये बच्चे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। वैसे एक्चुअली एनसीईआरटी आपको बताती है कि जो टीआरएनए होता है वो इन्वर्टेड एल जैसा होता है, इन्वर्टेड एल, है ना। जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है उसको हम कैसा बताते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई ये इन्वर्टेड एल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे, है ना। तो अगर मैं इन्वर्टेड एल बताऊंगा तो बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर 2D की बात करोगे तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहोगे। बताइए कि टी साई सी लूप जो होता है, ये इसे करता है अटैच टू राइबोसोम। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट। तो आपको अगर पूछा जाए कि टीआरएनए कहां जाकर जुड़ता है, तो आप बताना लार्ज सब यूनिट पर। तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड का बनना, प्रोटीन्स का बनना, वो लार्ज सब यूनिट पर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात आपको समझनी है, आप बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास एमआरएनए है ना। कौन है ये? बोलो एमआरएनए। ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। एमआरएनए में स्टार्टिंग कोडॉन होता है, बोलो AUG। हमने कहा है कि जब भी हम प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेंगे तो स्टार्ट कोडॉन जो है बच्चे वो AUG है, जो कि मीथियोनिन को कोड करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। तो आप बताएंगे कि अगर ये है अपने पास कौन, AUG, तो जो हमारे पास होगा टीआरएनए, क्या होगा? हाँ टीआरएनए। तो टीआरएनए में सीक्वेंस क्या आएगी? तो हम कहते हैं टीआरएनए में सीक्वेंस आएगी इधर, ये जो एंटीकोडॉन आर्म है ना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर 5 to 3 ये आ रही है, तो इधर 5 to 3 क्या आएगी? बोलो G के साथ C, U के साथ A और A के साथ U। तो आप बताएंगे कि भाई ये जो सीक्वेंस है UAC या CAU,
ये सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग है? हम कहते हैं ये सीक्वेंस है एमआरएनए के अकॉर्डिंग। एमआरएनए पर सीक्वेंस है AUG, 5 से 3 की ओर पढ़ना है आपको। तो इधर सीक्वेंस है CAU, इसका मतलब ये ऐसे जुड़ पा रहे हैं। तो आप बताइए एमआरएनए पर ये जो स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है ये कौन है? आप बताइए। ये एक जेनेटिक कोड है और ये एक इंफॉर्मेशन है ऑफ अमीनो एसिड। सही है। ये केवल इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड की कि भाई AUG वाला अमीनो एसिड बोलो मीथियोनिन। लेकिन मजे की बात है कि जो मीथियोनिन अमीनो एसिड है वो जुड़ा हुआ एक्सेप्टर आर्म पर मिलेगा आपको। मतलब अमीनो एसिड, जैसे मैं कहूं कि पहला अमीनो एसिड मीथियोनिन होता है, तो मीथियोनिन अमीनो एसिड लाएगा कौन साइटोप्लाज्म से? तो बताओ, टीआरएनए लाएगा। टीआरएनए टीआरएनए लेकर आएगा, ये ध्यान रखिए आप। टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा। टीआरएनए अमीनो एसिड कौन सा लाएगा या कौन सा टीआरएनए यहां पर आएगा, बोलो, वो डिपेंड करता है कि एमआरएनए में सीक्वेंस क्या है। अगर आगे अब मैं यूयूसी रख दूंगा, यूयूसी, तो जो टीआरएनए आएगा, आप सोचो कि अगली सीक्वेंस में यहां रख देता हूं एग्जांपल के तौर पर, मैं कहूं यूयूसी, तो आप बताइए कि जो टीआरएनए ऊपर से आएगा ना सीक्वेंस लेकर, वो आएगा कौन? बोलो, GAA, फिनाइल एलेनिन को लेकर आएगा। और इस टीआरएनए पर क्या जुड़ा होगा? हाँ, अमीनो एसिड। तो अब आप बताइए कि अमीनो एसिड्स को लाने का काम किसका है? टीआरएनए का। अमीनो एसिड कौन से आएंगे? वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में है, एमआरएनए में अमीनो एसिड नहीं है। अमीनो एसिड तो टीआरएनए लेकर आएगा। अब दूसरी बात, यहां आपको बात करनी है DHU आर्म की। तो आप बताएंगे कि जो DHU आर्म होती है वो ये रेगुलेट करती है कि कौन से टाइप का अमीनो एसिड इस टीआरएनए पर जुड़ेगा। इसका काम है बच्चे कंट्रोल ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड ऑन टीआरएनए। अब आप सोच के देखो, हमें प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कितने टाइप के चाहिए? तो हम कहते हैं हमें प्रोटीन बनाने के लिए 20 टाइप के अमीनो एसिड्स चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम DHU आर्म के साथ काम करता है, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड यहां पर आकर जुड़ेगा, कौन सा अमीनो एसिड यहां पर आकर जुड़ेगा। तो आप बताइए हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं? 20 टाइप फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। मेरे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं और एक टीआरएनए पर अमीनो एसिड एक ही जुड़ता है एक टाइम में। तो आप बताइए कि 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए भी तो होंगे ना, एक टीआरएनए पर 20 अमीनो एसिड थोड़ी जुड़ सकते हैं। और ऐसा टीआरएनए जिस पर की अमीनो एसिड जुड़ा होता है उसे हम एक्टिवेटेड टीआरएनए कहते हैं। इसे एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं, जो कि अभी हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें समझ में आई हैं। और ये वाली बात एनसीईआरटी ने हमें लिख के भी दी है, कहां पर? टीआरएनए एक अडॉप्टर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और ये बात एनसीईआरटी पहले लिखती है, ये बातें बाद में। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो चलिए अब ट्रांसलेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी ही आने वाला हूं 2 लेक्चर पर डे के हिसाब से। अब मैं पीओआई भी स्टार्ट कर दूंगा साथ के साथ ही, ताकि जेनेटिक्स थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए और फिर बायोलॉजी के अगले टॉपिक में खत्म कर सकूं। और मैं लगातार वीडियोस आपके मतलब चैनल पे बच्चे कंटिन्यू डालता ही रहूंगा। बस प्रॉब्लम टाइम की होती है, टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, काम और भी बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस की। देखिए, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी में हमें लिखकर दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल। और आपको याद करना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही चीजें साइमल्टेनस चलती हैं, साइमल्टेनस चलती हैं। सही है, एक साथ होती हैं।
मतलब ट्रांसक्रिप्शन होते होते ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। यूकैरियोट्स में ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि उसमें पहले स्प्लाइसिंग प्रोसेस करवाना पड़ता है। अब आप बताइए कि जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हम यहां जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। सबसे पहला काम आपको क्या करना है ट्रांसलेशन के लिए, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब है कि जो अमाइनो एसिड है उसके साथ एटीपी का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और अमाइनो एसिड जो है वो यहां पर एक्टिव हो जाएगा। अमाइनो एसिड जो है वो यहां पर एक्टिव हो जाएगा, मींस एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो हम उसको बोल देंगे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। दूसरी बात आपको जो याद करनी है वो याद करनी है चार्जिंग, या बोलेंगे अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब बात आती है कि अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का क्या मतलब है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है वो टीआरएनए से आकर जुड़ेगा, कि भाई जो हमारे पास ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो टीआरएनए से जुड़ेगा। जब ये टीआरएनए से जुड़ेगा तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हम बताएं कि भाई टीआरएनए है, तो इस टीआरएनए पर यहां ये अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा, अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा, तो इसे हम बोलेंगे चार्ज्ड टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए। चार्ज्ड बोल सकते हैं, लोडेड बोल सकते हैं, किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में, कि चार्ज्ड टीआरएनए बोल दो या फिर आप इसे लोडेड टीआरएनए बोल दो। दूसरी बात आपको समझनी है कि ये काम एक एंजाइम जिसे कि हम अमीनो एसाइल टीआरएनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कहेंगे, ये काम करेगा। जब अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज काम करता है तो आप बताएंगे कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो है बच्चे वो टीआरएनए पर जुड़ेगा आकर, तो हमारे पास यहां जो अमीनो एसिड बनेगा इसको हम चार्ज्ड टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए कहेंगे। और साथ ही साथ याद करना है कि भाई इसे अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम काम करता है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के काम करने के बाद जैसे ही जहां पर चार्ज्ड टीआरएनए बनेंगे जिन पर की डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होंगे अलग अलग टीआरएनए पर, तो उसके बाद नेक्स्ट काम होगा कि अब शुरू हो जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखिए जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में बेसिकली होगा क्या कि आप बताएंगे कि जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड्स को लेकर आएंगे, एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो आएंगे उनके बीच में यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। इसमें बेसिकली आपको तीन काम याद करने हैं। पहला आप बताएंगे इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन, दूसरा आपको बताना है इनिशिएशन के बाद नंबर 2 पे एलोंगेशन, और तीसरा नंबर जो है बच्चे उस पे हम बताएंगे टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन का मतलब है कि भाई स्टार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको बताना है कि भाई स्टार्ट कोडॉन वाली जगह से शुरू होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट। एलोंगेशन का मतलब है कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, तो बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग
पेप्टाइड चेन, कि यहां पर लॉन्ग पेप्टाइड चेन जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और टर्मिनेशन का मतलब है कि रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये वाला जो पोर्शन आपको याद करना है बच्चे, ये कहां होगा, तो हम बताएंगे ये स्टॉप कोडॉन पर होगा, जैसे ऑर्क, अंबल और ओपल हम पढ़ते हैं। अब इसमें आपको ये भी याद करना है कि एनसीईआरटी में यहां हमें ये लिख के दिया है कि जो टर्मिनेशन होता है उसके लिए बेसिकली क्या है कि रिलीज फैक्टर्स काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीज फैक्टर्स। टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीज फैक्टर का नाम देते हैं। ये टर्मिनेशन प्रमोटर साइट या टर्मिनेशन साइट वाला टर्मिनेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये जो हम टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं ये ट्रांसलेशन का है। प्रमोटर साइट और टर्मिनेशन वाले साइट का जो टर्मिनेशन था बच्चे, वो टर्मिनेशन तो हाँ ट्रांसक्रिप्शन के लिए था। तो एनसीईआरटी ने केवल रिलीज फैक्टर की बात करी है, लेकिन आपको यह बताना है कि यहां पर कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स भी काम करते हैं और साथ ही साथ कुछ एलोंगेशन फैक्टर भी काम करते हैं। लेकिन आपको इन इनिशिएशन फैक्टर्स और एलोंगेशन फैक्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिलीज फैक्टर के बारे में बस इतना याद रखना कि रिलीज फैक्टर एनसीईआरटी ने लिखा है। कौन कौन से रिलीज फैक्टर होते हैं वो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पहली बात ट्रांसलेशन में आपको याद करनी है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डीएनए है, डीएनए का ये थर्ड, फिफ्थ प्राइम ऐसे करके मैं बना रहा हूं, और ये थर्ड और ये फिफ्थ, ठीक है। यहां से आप बताएंगे हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास बन गया है, बोलो, एमआरएनए। ये 5 प्राइम, 3 प्राइम, और ये कौन है, एमआरएनए। बच्चा कहता है आपने सीधा ही एमआरएनए बना दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमें ट्रांसक्रिप्शन बताया ही प्रोकैरियोटिक सेल का गया है, हमें बताया ही प्रोकैरियोटिक सेल का गया है। बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको बताना है कि भाई जब हम बात करेंगे एमआरएनए की, तो एमआरएनए पर हम बताते हैं कि सबसे पहला कोडॉन जो हमें याद करना है वो AUG याद करना है, क्योंकि AUG एक स्टार्ट कोडॉन होता है। क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है। लेकिन आप बताइए कि इस स्टार्ट कोडॉन से पहले, स्टार्ट कोडॉन से पहले अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस मैंने रखे हैं, है ना। आप बताइए कि स्टार्ट कोडॉन से पहले जो मैंने ये अमीनो एसिड सॉरी नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस रखी है, कोडॉन्स जो रखे हैं, इनको आप एक तो कोडॉन्स मत बोलिए। कोडॉन्स वो होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो आप बताइए कि नाइट्रोजन बेसेस की या न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस है, इसे आप रखेंगे यूटीआर में। यूटीआर में एनसीईआरटी ने लिखी है यूटीआर के बारे में बात। तो ये वाली जो सीक्वेंस है बच्चे, ये क्या है, यूटीआर। बोलो अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, मैं इसे क्या बोल रहा हूं, यूटीआर। तो क्या एमआरएनए में पहला स्टार्ट ही कोडॉन से होता है, बोलो नहीं। कोडॉन से पहले, स्टार्ट कोडॉन से पहले क्या होते हैं, यूटीआर रीजन होते हैं। ये यूटीआर रीजन क्या करते हैं, बोलो, ये काम करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन के लिए, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन एक बार नीट में तो नहीं, लेकिन एएफएमटी में पूछा जा चुका है, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस कहते हैं इसे, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस। आप बताइए कि ये जो यूटीआर रीजन होता है ना, इस यूटीआर रीजन पर, ये एमआरएनए है मेरे पास, आगे की सीक्वेंस बता रहा हूं, ये इसका स्टार्ट कोडॉन है AUG, और ये इसकी यूटीआर रीजन है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है। तो बोलो, जब साइटोप्लाज्म में एमआरएनए बनता है ना, तो एमआरएनए बनते टाइम आपको बताना है कि इसमें आकर यहां पर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच हुआ है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच हुआ है। मतलब ये समझना होगा कि राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है ना, वो स्मॉल सब यूनिट आकर कहां जुड़ी है, इस यूटीआर रीजन के साथ। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि भाई ये जो यूटीआर रीजन होता है वो क्या करता है,
बिल्कुल, हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए इस राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा, स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा ट्रांसलेशन के दौरान, सबसे पहला काम। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो आप बताएंगे कि जो स्मॉल सब यूनिट है बच्चे, उसके पास इस यूटीआर रीजन की जो सीक्वेंस होती है उसकी आपको क्या मिलेगी? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। और आप बताइए कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये स्मॉल सब यूनिट 30s है, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो ये यूनिट जो है बच्चे, वो कौन सी यूनिट है? तो हम कहते हैं कि सर ये यूनिट 30s यूनिट है, 30s। अब जब ये 30s यूनिट इस पे आके जुड़ गई है, ठीक है, अब अगले डायग्राम में चलते हैं। मैं कह रहा हूं इस सीक्वेंस का नाम मुझे पता है, लेकिन मुझे बताना नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस होती है। और आप बताइए यूकैरियोट्स में जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन होता है ना, तो स्मॉल सब यूनिट जाके सीधा उससे जुड़ती है, वो 40s होती है। क्योंकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं, तो स्मॉल सब यूनिट 40s है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन से जुड़ती है, यहां शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के साथ जुड़ती है। तो आप बताइए कि जैसे हमने ये राइबोसोम को जोड़ा है यहां पर, और हमने कहा कि हमारे पास यहां AUG है ये, और इधर हमने कहा कि भाई ये शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, और 30s टाइप का, मतलब यूटीआर रीजन बता रहा हूं, 30s टाइप की सभी यूनिट आकर यहां पर जुड़ी हुई है राइबोसोम की। अब क्या होगा बोलो? अब आएगा यहां पर एक्टिवेटेड टीआरएनए। और आपको ये याद करना है कि यहां जो टीआरएनए आएगा बच्चे, वो फिक्स है कि मीथियोनिन को लाएगा। क्योंकि यहां अगर सीक्वेंस आपके पास है AUG, तो इधर हमें पढ़नी है CAU। बताइए कि ये टीआरएनए यहां आकर जुड़ेगा, CAU वाला टीआरएनए यहां आकर जुड़ेगा। और आपको ये याद करना है बच्चे कि इस मीथियोनिन को हम, या इस अमीनो एसिड को हम, या इस टीआरएनए को हम इनिशिएटर टीआरएनए कहेंगे, इनिशिएटर टीआरएनए। इसका मतलब ये टीआरएनए यहां आएगा, C A और U, ये इसकी सीक्वेंस है, मतलब ये इसके पास टीआरएनए के पास, हाँ, ये कोडॉन, ये एंटी कोडॉन है ना, ये आके जुड़ेगा। और इसमें होगा हमारे पास कौन? मीथियोनिन अमीनो एसिड। लेकिन मैं आपको क्लियर करूं कि यहां पर भी हमें एक बात बताई जाती है कि जो पहला अमीनो एसिड होता है वो एन फ्रोमाइल मीथियोनिन होता है, एन फ्रोमाइल मीथियोनिन होता है। लेकिन आपको इसका इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां आपको बताना है कि कौन आकर जुड़ेगा। तो बताइए कि टीआरएनए आकर जुड़ेगा। यहां पर सबसे पहले आकर कौन जुड़ेगा? तो आप बताइएगा कि ये टीआरएनए आकर जुड़ेगा। और बताएंगे कि इस टीआरएनए को हम जब यहां लाकर जोड़ते हैं, जैसे मैंने CAU वाली सीक्वेंस बताई, और इस पर मैंने अमीनो एसिड मीथियोनिन बताया, तो ये अमीनो एसिड यहां आके मतलब जुड़ रहा है। तो बताइए इस टीआरएनए को हम कहेंगे इनिशिएटर टीआरएनए। एनसीईआरटी लिखती है ऐसे, इनिशिएटर टीआरएनए, मतलब सबसे पहला टीआरएनए आकर जो जुड़ता है वो इनिशिएटर टीआरएनए होता है। और आप याद रखिए कि यहां पर इनिशिएटर टीआरएनए मतलब टीआरएनए को इस एमआरएनए पर जोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और आप बताइए कि ट्रांसलेशन के दौरान जो एनर्जी यूज की जाती है, वो ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। एनर्जी जो होती है बच्चे यूज करने के लिए, वो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। और पहला अमीनो एसिड मीथियोनिन वाला, मतलब जिसको मैंने बार बार बोल रहा हूं कि एन आकर हम कह देते हैं कि भाई ये होगा कौन? हाँ, एन फ्रोमाइल मीथियोनिन होगा। लेकिन आपको केवल मीथियोनिन याद करना है, एनसीईआरटी ने तो इतना ही है, एन फ्रोमाइल मीथियोनिन की बात नहीं है। बस इनिशिएटर टीआरएनए आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये बात आपको टीआरएनए अडॉप्टर मॉलिक्यूल में लिख के दी है। और इनिशिएटर टीआरएनए किसको कहते हैं? जो सबसे पहला टीआरएनए यहां पर आकर जुड़ता है। एक चीज। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है कि भाई स्मॉल सब यूनिट जुड़ गई एमआरएनए पर, इनिशिएटर टीआरएनए भी जुड़ गया एमआरएनए पर। अब क्या होगा बोलो? अब आएगी लार्ज सब यूनिट जुड़ने के लिए। और लार्ज सब यूनिट कहीं दूर साइटोप्लाज्म में पड़ी है। और आप बताइए कि जब हम लार्ज सब यूनिट की बात करेंगे, तो इस लार्ज सब यूनिट पर, इस लार्ज सब यूनिट पर एनसीईआरटी हमें कुछ साइट्स का नाम बताती है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। जैसे मैंने लिखा ए साइट,
पी साइट और लास्ट हम बताते हैं ई साइट। एनसीईआरटी ने हमें इनके साइट्स के नाम लिखकर नहीं दिए, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि जो लार्ज सब यूनिट होती है उन पर कुछ साइट्स प्रेजेंट हैं बच्चे, जो कि हमें पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में हेल्प करती हैं। एनसीईआरटी यहां टू साइट्स की बात करती है बेसिकली, एक ए साइट और एक पी साइट। ए साइट वो साइट होती है बच्चे जिसको हम अटैचमेंट साइट के नाम से जान लीजिए, मतलब यहां पर आकर बोलो एक्टिवेटेड टीआरएनए जुड़ता है, यहां पर आकर एक्टिवेटेड टीआरएनए जुड़ता है, ठीक है। और जो पी साइट होती है ना, पी साइट पर बोलो साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यहां पर बोलो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ई साइट जो है बच्चे वो क्या करती है कि जब अमीनो एसिड आ गया टीआरएनए के साथ, तो अमीनो एसिड तो यहीं रह जाएगा और जो टीआरएनए है उसका यहां से एग्जिट करवा दिया जाएगा। तो आप बताइए कि ये रास्ता है ऐसे लार्ज सब यूनिट पर, ये है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, और इस लार्ज सब यूनिट में आप याद रखिए ए साइट की तरफ से टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड को लेकर, इसे एक्टिवेटेड टीआरएनए के लिए बोलेंगे। पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा और अमीनो एसिड यहीं रह जाएगा, और ई साइट से टीआरएनए को बाहर निकाल दिया जाएगा कि जाओ कोई दूसरा अमीनो एसिड लेकर आओ। फिर आप बताइए कि ये लार्ज सब यूनिट अब जब इस पे जुड़ेगी, अब अगला डायग्राम हम इसका ही पढ़ेंगे, ये लार्ज सब यूनिट इस पे आके जुड़ेगी तो ये पूरा राइबोसोम बनेगा। इसका मतलब आपको ये बात समझनी है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बनते हैं, वैसे दोनों की दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ट्रांसलेशन का टाइम आता है तो पहले एमआरएनए पर स्मॉल सब यूनिट और फिर स्मॉल सब यूनिट के साथ आकर लार्ज सब यूनिट यहां पर अटैच होती है, स्मॉल सब यूनिट के साथ यहां पर लार्ज सब यूनिट आकर अटैच होती है और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। लेकिन लार्ज सब यूनिट जुड़ने से पहले इनिशिएटर टीआरएनए यहां पर जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सीक्वेंस, यहां तक का डायग्राम आपको समझ में आया है। हम अब आगे के डायग्राम की बात करेंगे, आगे के डायग्राम की बात करेंगे। अब जब हम आगे के डायग्राम की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो एमआरएनए था उस पर स्मॉल सब यूनिट जुड़ी हुई थी, टीआरएनए इनिशिएटर टीआरएनए आ गया था। अब हमें क्या करना है बोलो, अब हमें नेक्स्ट लार्ज सब यूनिट को लाना है और उसके बाद धीरे धीरे अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाना है। लार्ज सब यूनिट को लाना है और धीरे धीरे अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाना है, ठीक है। अब आप देखो एमआरएनए, एमआरएनए पर पहला कोडॉन बोलो ए यू जी, ये हो गई हमारी यूटीआर, यूटीआर के साथ जुड़ा हुआ है स्मॉल सब यूनिट 30s। अब बोलो लार्ज सब यूनिट आएगी 50s, लेकिन लार्ज सब यूनिट आने से पहले हम कहेंगे यहां पर हमारे पास CAU ये वाला टीआरएनए जुड़ा हुआ है और टीआरएनए के साथ मीथियोनिन अमीनो एसिड भी जुड़ा हुआ है। ये इनिशिएटर टीआरएनए था। अब आप बताइए कि इस पे आएगी हमारे पास कौन, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में हमने कहा कि एक साइट तो होती है पी साइट और एक साइट होती है ए साइट। तो बताइए ये ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है, सही है। अब हम बताएंगे कि जो ए साइट है, ये जो ए साइट है, इस पर आप बताइए कि अगला जेनेटिक कोडॉन है। अगला जेनेटिक कोडॉन जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूंगी यू, यू और यू है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि अब यहां पर जो टीआरएनए आएगा वो आएगा ए और ए, और ये लेकर आएगा एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को, और ये टीआरएनए यहां पर आकर जुड़ेगा, ये टीआरएनए यहां पर आकर जुड़ेगा ए और ए वाला, और इसके पास भी अमीनो एसिड होगा जिसका नाम फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल
एलेनिन है। और अब आपको बताना है कि जब ये अमीनो एसिड यहां आएगा तो बोलो जीटीपी लगेगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेगा। लाने में अमीनो एसिड को ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है। और जब ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर काम करेगा तो आपको बताना है कि भाई जब टीआरएनए एक्टिव होकर यहां पर आकर जुड़ा, टीआरएनए एक्टिव होकर यहां पर आकर जुड़ा, तो यहां जुड़ने पर इस फिनाइल एलेनिन और मीथियोनिन, इन दोनों के बीच में बोलिए कि ये बॉन्ड बना है पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप बताइए कि जब यहां पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बच्चा छोटा कर देता हूं इधर से, है ना, सेम डायग्राम में इधर कॉपी करके बनाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ये जैसे बताइए 5 प्राइम था, इधर 3 प्राइम था, इधर हम चल रहे थे। तो आप बताइए कि जो एमआरएनए हमारे पास था, ध्यान से देख लेना डायग्राम को, ये स्मॉल सब यूनिट थी, यहां मेरे पास इनिशिएटर कोडॉन AUG था, इधर मेरे पास ये अटैचमेंट साइट थी, इस पर आकर मेरे पास लार्ज सब यूनिट जुड़ी थी, इस पर ये ए साइट और इस पर ये पी साइट थी, ये ए और ये पी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां जो हमने सीक्वेंस बनाई है ए साइट पर, वो रखी है यू यू और यू, सही है। इसके साथ मैंने ए वाला टीआरएनए लाकर जोड़ दिया और इसमें जुड़ा हुआ था अमीनो एसिड। और आप बताइए कि जो अमीनो एसिड मीथियोनिन यहां था, अब इन दोनों के बीच में बन चुका है पेप्टाइड बॉन्ड, बन चुका है पेप्टाइड बॉन्ड। तो बताएंगे कि जो पी साइट पर अमीनो एसिड है, अब वो कहता है कि मैंने तो पकड़ लिया है हाथ किसका, दूसरे अमीनो एसिड का। कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो आप बताएंगे कि जो यहां पर टीआरएनए था ना बच्चे, वो टीआरएनए अब यहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट। ई साइड से उस टीआरएनए को क्या कर दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा। टीआरएनए को यहां से क्या कर दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि सबसे पहले तो इनिशिएटर टीआरएनए आकर जुड़ा, लार्ज सब यूनिट आकर जुड़ गई। अब इसका जो ए साइट है वो अगले कोडॉन पर है, टीआरएनए आएगा, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड जैसे बना तो बोलो जो टीआरएनए पी साइट पर था वो ई साइट से बाहर एग्जिट हो गया। इसका मतलब अमीनो एसिड यहीं रह गए, अमीनो एसिड यहीं रह गए। अब क्या होगा, बोलो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो पी साइट हमारे पास खाली है, उस पर कोई टीआरएनए नहीं है, और ए साइट जो है बेटा वो भरी हुई है। वेरी गुड। अब आप बताएंगे कि अगले सीन में ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमारे पास जैसे कि ये स्टार्ट कोडॉन था AUG, इसका अमीनो एसिड हम जोड़ चुके हैं, इधर है UUU, इसका अमीनो एसिड वाला टीआरएनए आ चुका है। तो अब आप बताएंगे कि ये जो सीक्वेंस है, मतलब राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है, ये अब धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकते हुए, ये आगे की तरफ खिसकना ही हो गया ना इसका। तो अब आप बताइए पी साइट ये और ए साइट ये, मतलब यहां से ये आगे खिसका, और आगे खिसकने में भी क्या लगा, बोलो जीटीपी। एक जीटीपी तो लगता है अमीनो एसिड को टीआरएनए वाले को लाने के लिए, एक्टिवेटेड टीआरएनए को लाने में, और दूसरा कि भाई जब हमारे पास पी साइट यहां पर खाली हो गई है तो हमने इसको थोड़ा आगे खिसकाया ताकि हम आगे वाले कोडॉन को पढ़ सकें। आगे वाले कोडॉन को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि जो ए साइट पर कोडॉन था वो पी साइट पर चला जाएगा, और ए साइट वाला हमारे पास फिर से खाली हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला अमीनो एसिड मीथियोनिन था और इधर फिनाइल एलेनिन था, इन दोनों के बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, और यहां टीआरएनए जुड़ा हुआ है, सही है। अब इधर की कोई सीक्वेंस आप ले लीजिए, जैसे आपने इधर की सीक्वेंस ले ली GUG। तो अब आप बताइए कि इसके लिए अब एक नया टीआरएनए एक नई सीक्वेंस के साथ CAC के साथ अमीनो एसिड को लेकर इसके पास आएगा,
यहां फिर से एक जीटीपी लगेगा, CAC हो जाएगा, इधर अमीनो एसिड आ गया है। और आप बताइए कि अब इस अमीनो एसिड में और इस अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो आप बताइए कि भाई अब फिर से वही सीन आ गया, पी साइट पर फिनाइल एलेनिन को हमने पकड़ लिया है नेक्स्ट अमीनो एसिड की हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। तो बताइए अब ये फिर से आगे खिसकेगा, तो जो ए साइट वाला है वो पी पे चला जाएगा, ए साइट पर नया कोडोन आ जाएगा, फिर नया टीआरएनए आएगा। और आप बताइए कि आगे खिसकने में फिर से एक जीटीपी का खर्चा लगेगा। तो आप बताइए कि धीरे 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 हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की और पूरे के पूरे कोडॉन्स को लगातार पढ़ते हुए जाएंगे। इसे आप एलोंगेशन कहते हैं, इसे आप एलोंगेशन कहते हैं, एलोंगेशन। पहले हमने क्या किया, इनिशिएशन, जिसमें इनिशिएटर टीआरएनए को जोड़ा। इसके बाद हम लगातार पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जा रहे हैं। तो आप अगर अब यहां पर लास्ट वाला डायग्राम देखेंगे तो लास्ट वाले डायग्राम में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई ये ए साइट, ये पी साइट, यहां पर कोडॉन, सॉरी 3 ही बनाने हैं, यहां पर कोडॉन, यहां पर कोडॉन, सही है। लेकिन आप बताइए पीछे होगी अमीनो एसिड की चेन ऐसे लंबी, सही है। यहां वाला टीआरएनए तो इधर से एग्जिट हो जाएगा और यहां वाला टीआरएनए अभी है, ये आगे खिसकेगा तो फिर इधर आ जाएगा। तो लगातार यही काम चलता जा रहा है और अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनती जा रही है। यहां काम की बात एक सुन लीजिएगा ध्यान से कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है, आप ये बताइए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये पेप्टाइड बॉन्ड विदाउट एंजाइम भी बन सकता है। मतलब दो अमीनो एसिड पास पास आते हैं और बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। लेकिन आपको यह बात समझना होगा कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड जब यहां बनता है तो कैटालिस्ट जो है, एंजाइम जो है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। आप बताइए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कैटालिस्ट कौन है? आप बताइए कि यहां जब हम लार्ज सब यूनिट की बात करते हैं तो लार्ज सब यूनिट जो होती है बच्चे वो 50s है, और प्रोकैरियोट्स में 50s के अंदर दो आरआरएनए प्रेजेंट है, एक 23s और दूसरा 5s। तो आप बताएंगे कि 23s आरआरएनए जो होता है बच्चे वो यहां पर एंजाइम का काम करता है। इसका मतलब जब कोई आरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो हम उसे राइबोजाइम का नाम देते हैं। तो आप बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस के लिए 23s आरआरएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यूनिट की लास्ट यूनिट में यही काम बोलो 28s आरआरएनए करता है। लेकिन एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट्स का ही काम दिया है तो इसलिए हम प्रोकैरियोट्स के बारे में ही यहां पर बात करने वाले हैं। एक चीज, दूसरी बात बताता हूं मैं अब आपको। आप बताएंगे कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पेप्टाइड बॉन्ड कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, 23s आरआरएनए जो होता है बच्चे वो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स का क्या करता जा रहा है, सिंथेसिस करता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे बच्चे टर्मिनेशन की तरफ। किसकी तरफ? टर्मिनेशन की तरफ। अब आप बताएं, एलोंगेशन के बाद तीसरा काम आपके पास टर्मिनेशन का है। आप बताइए कि इस एमआरएनए सीक्वेंस पर जब आप थर्ड प्राइम की बात करते हैं तो थर्ड प्राइम पर आपके पास होते हैं, बोलो, स्टॉप कोडॉन्स। कौन होते हैं? स्टॉप कोडॉन। वो स्टॉप कोडॉन आप बता सकते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए, तीनों में से कोई भी। यूएए, यूएजी और यूजीए, तीनों में से कोई भी, और कंबर ओपल में से कोई भी एक। इन्हें स्टॉप कोडॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए नहीं होता, इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। तो आप सोचो कि जब आपकी लार्ज सब यूनिट यहां पर पहुंचेगी, ये ए साइट और ये पी साइट, तो मुझे आप एक बात समझ लीजिए यहां से कि भाई अमीनो एसिड की एक लंबी चेन होगी हमारे पास जो कि हम एमआरएनए से रीड करते हुए आ रहे हैं, और यहां पर एक टीआरएनए जुड़ा हुआ होगा कोडॉन के साथ पी साइट पर, पी साइट पर।
और खिसक के जब आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि ए साइड पर कोई स्टॉप कोडॉन आ गया। ये तीनों बच्चे स्टॉप कोडॉन है। तो जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन आ गया तो क्या इधर से कोई एक्टिवेटेड टीआरएनए आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा। जब कोई एक्टिवेटेड टीआरएनए यहां से नहीं आएगा तो फिर इस टीआरएनए को यहां से रिमूव और अमीनो एसिड को यहां से हटाना पड़ेगा। तो फिर आप बताइए कि यहां से अमीनो एसिड की एक ये जो चेन है पूरी की पूरी ये वाली, ये यहां से रिलीज होती है, जिसमें काम करते हैं रिलीज फैक्टर। और उस रिलीज फैक्टर के लिए भी आपको बताना है कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का काम होता है, जीटीपी काम करता है। जीटीपी काम करता है किसके लिए? तो हम कहते हैं कि भाई हटाने के लिए, रिलीज फैक्टर के लिए। ठीक है, तो यहां से रिलीज फैक्टर इसको यहां से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा और ये काम स्टॉप कोडॉन करवाएगा। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि भाई जो यूटीआर रीजन होते हैं, यूटीआर बोलो अनट्रांसलेटेड रीजन, जैसे ये 5 प्राइम था, यहां मैंने कहा कि ए यू जी, तो इधर वाले को हमने बोला था यूटीआर। ऐसी आप बताइए कि अगर स्टॉप कोडॉन है, ये थर्ड एंड है, तो बोलो इधर भी यूटीआर होते हैं। तो यूटीआर बोलो अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन दोनों ही साइड में मिलते हैं, 5 प्राइम के तरफ इनिशिएशन कोडॉन से पहले और थर्ड प्राइम की तरफ स्टॉप कोडॉन के बाद। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब दिमाग में ये बात आपके होनी ही चाहिए हमेशा। यहां तक की बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई है। दो बातें और बताता हूं, फिर अपने ये ट्रांसलेशन वाला टॉपिक हो जाएगा एंड। और एनसीईआरटी आपकी लाइन टू लाइन बढ़िया से हो चुकी है कवर। आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, शानदार तरीके से समझ में आएगी आपको। चलिए अब आगे काम की बातें करता हूं मैं। और नहीं, अब तक की बातें भी काम की थी, लेकिन अब और अच्छे से बताता हूं और अच्छी दो बातें। पहली बात तो आप ये बताइएगा कि जो आपके पास ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें एटीपी और जीटीपी एनर्जी लगती है। एटीपी लगता है अमीनो एसिड को एक्टिव करने में, और जीटीपी लगता है एक्टिवेटेड टीआरएनए को लाकर जोड़ने में, और राइबोसोम को एमआरएनए पर आगे चलाने में, मतलब स्टडी करने में, कोड को स्टडी करने में। तो एनर्जी और मतलब वो लगेगी, एटीपी या जीटीपी की फॉर्म में एनर्जी कंटिन्यू आपके लिए लगती ही जा रही है, लगती ही जा रही है। दूसरी तरफ आपको समझना है, मैं जो बात बता रहा हूं कि भाई मान लीजिए हमने डीजनरेसी की बात करी थी। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि यू 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 और यू यू सी, ये दोनों ही फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। आप बताइए कि अगर मेरे पास यहां एक कोडॉन है, मतलब ये एमआरएनए है बेटा, इस एमआरएनए पर अगर मेरे पास कोड है यू यू यू, तो आप बताइए इस पर जो टीआरएनए आकर जुड़ेगा, उसकी एंटी कोडॉन आर्म पर आपको मिलेगा ए और ए, और इधर अमाइनो एसिड होगा फिनाइल एलेनिन। और अगर हम बात करते हैं यू यू और सी की, तो आप बताते हैं कि भाई इधर भी मेरे पास जो कोडॉन आएगा वो आएगा जी और अमीनो एसिड होगा फिनाइल एलेनिन। तो आप बताएंगे कि जब हम बात करते हैं बच्चे एमआरएनए की टीआरएनए के साथ जुड़ने के लिए, ये वाले, तो इसमें आप बताइए कि जो इसका फर्स्ट कोडॉन रहेगा, क्योंकि ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, कोडॉन का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो इसके साथ करेगा बोलो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दूसरे वाला भी करेगा बोलो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, लेकिन इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। तो आप बताइए किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने में पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिक रोल होता है। थर्ड वाला अगर चेंज हो जाए तो बताइए कि अमीनो एसिड चेंज होने के चांसेस कम है। जैसे आप बताइए फर्स्ट यू है, इधर भी फर्स्ट यू है, इधर भी सेकंड यू है, इधर भी सेकंड यू है, थर्ड यहां यू है लेकिन थर्ड यहां सी है, तो आप बताइए कि पहले दो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए? अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। लेकिन जो थर्ड वाला होता है वो वीक बॉन्डिंग करता है। अगर वो चेंज भी हो रहा है तो अमीनो एसिड चेंज नहीं होते हैं। और आप बताइए कि जो थर्ड वाले की यहां वीक इसके साथ क्या रहती है? बॉन्डिंग। तो आप बताइए कि जो थर्ड कोडॉन होता है बच्चे, वो वोबल कोडॉन कहलाता है।
अगर पहले 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे हैं और थर्ड वाला अगर कोई दूसरा आ रहा है तो आप बताएंगे कि अमीनो एसिड जनरली कोड हो जाते हैं। इसे हम वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। और तीसरा जो कोडोन न्यूक्लियोटाइड होता है कोडोन का बच्चे, वो वोबल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड कोडोन जो होता है वो वोबल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका जो है बच्चे वो ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने कंप्लीट करवाया है आपको। और म्यूटेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ये पूरा प्रोसेस मैं एनसीईआरटी समझा चुका हूं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द जीन, जिसमें ऑपेरॉन सिस्टम। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरफ। एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो करते हुए चल रहे हैं हम। पढ़ते जाइए और इस क्लास के लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करिए। बेस्ट ऑफ लक।